हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की क्लास जो है नहीं हो पा रही थी, इसके लिए हम जो है क्षमा चाहते हैं। अब कोशिश रहेगी कि क्लास जो है रेगुलर हो। जैसा कि हम NTPC में जो है जो पिछली बार यानी कि 2019 का जो वैकेंसी थी उसमें 18 तारीख को जो पूछा गया था पेपर, उसका आज हम सलूशन करवाने वाले हैं। तो जो लोग भी NTPC का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पेपर में इसी से संबंधित प्रश्न को बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। इसीलिए आप लोग क्लास जो है पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों के लिए यह फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैथ और रीजनिंग के जो सवाल हैं उन लोगों को आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व किया करिए। इससे आप लोगों की एक्यूरेसी और सॉल्व करने की क्षमता जो है बढ़ेगी। फिलहाल हम उन प्रश्नों के मैथ और रीजनिंग के जो है सवाल को उनका सलूशन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं और समझा देते हैं कैसे कैसे किया गया है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। तो इसका सलूशन जो है सिंपल होगा कि √5 और √7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि √5 का मान जो होता है वह होता है 2.23 और √7 का जो मान होता है वह होता है 2.64। यह दोनों मानों को आप लोगों को पहले से याद रखना होगा, तभी जो है सवाल लगेगा। तो √5 का मान होता है 2.23 और √5 का मान होता है 2.64। तो ऑप्शन ए में दिया है कि 4 सही 1/5। तो इसका जो मान है वह होगा 5 चौक को 20 1 21/5। तो 21/5 को हम कितना लिख सकते हैं 4.2 लिख सकते हैं। या तो जो यह ऑप्शन नंबर ए है यह 2.23 और 2.64 के बीच में नहीं है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। यह ऑप्शन बी बराबर दिया है कि 5 सही 1 सही 1/5 यानी कि 6/5। तो 6/5 का मान कितना हो जाएगा 1.2। तो 1.2 जो है यह भी √5 और √7 यानी कि 2.23 और 2.6 के बीच नहीं है, तो यह भी आंसर गलत होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी जो है 2 सही 2/5 है। तो 2 सही 2/5 का वैल्यू होगा वो होगा 5 दूनी 10 2 12/5। 12/5 का मान कितना होगा वो होगा 2.4 होगा। तो 2.4 जो है वह 2.23 और 2.6 के बीच है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन डी जो है यह 16/5 होगा यानी कि 3.2, यह अभी 2 से अधिक हो गया था, यह गलत होगा। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है IPL 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कप प्रदान किया गया। तो यह जो करंट का सवाल है, तो करंट के जो प्रश्नों को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हम स्पीडी की जो बुक आती है उसका हम सलूशन करवा देंगे, जो कि 1 ईयर का रहेगा। 1 साल का जो करंट अफेयर में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनको हम करा देंगे। इससे आप लोगों का जो करंट का पूरा तैयार हो जाएगा। तो अगर स्पीडी बुक का जो करंट अफेयर के सवालों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, यस लिखिए, तो हम करवा देंगे। तो प्रश्न है कि किसे 2020 में जो है किसे ऑरेंज कप प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा KL राहुल को जो है 2020 में ऑरेंज कप जो सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का जो है नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों के द्वारा उत्सर्जित विकिरण के
सूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार के द्वारा निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र यानी कि ईएमएफ उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जो है जांच करेगा। तो वह कौन सा संचार है? तो वह है तरंग संचार यानी कि तरंग संचार यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग संचार। प्रश्न में दिया है कि ईएमएफ दिया है, तो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और दूरसंचार विभाग का जो है कब प्रशासन में अनुशासन में लाया गया, तो वह 2 मई 2017 को लाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है यह रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का है, एक गोलाकार में बैठाना है, तो इसको आप लोग पहले खुद बैठा लिया करिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप आंसर को भी चेक कर लीजिए। दिखा दे रहे हैं प्रश्न में कि एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। यस आर के दाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, एल के पी जो है एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। आर जो है वह ओ के दाईं ओर बैठा है और ओ एन के दाईं ओर बैठा है। यदि क्यू यस के दाईं ओर बैठा है तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? प्रश्न में पूछा गया है कि एम के दाईं ओर कौन बैठा है। तो इसको बैठाने के बाद यही फिगर आएगा। तो एम के दाईं, प्रश्न में क्या पूछा है? एम के दाईं ओर का मतलब राइट साइड। तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? तो एम हो गया। तो एम के जो है राइट साइड हो जाएगा, वो हो जाएगा एल, यानी कि इस प्रकार इसके दाईं ओर, यानी कि इसका जो यह इधर करके बैठा है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट साइड होगा। तो एम के दाईं ओर पूछा है, यानी कि राइट साइड पूछा है, तो उसका जो राइट हो जाएगा एल। तो इसके सही आंसर हो जाएगा एम के दाईं ओर एल बैठा है। तो एम के दाईं ओर एल बैठा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है x बराबर 5 और y बराबर 2 पर 16x⁴ प्लस 25y² माइनस 40x² y का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो यह सिंपल सवाल है, इसको आप लोग यह सीधा है कि यह 2x⁴ है प्लस यह 5y⁴ है माइनस यह सीधा 4x² का स्क्वायर है, यह 4x² का, इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 चौको 16 यह हो जाएगा और यह x⁴ 16 हो जाएगा, प्लस यह 25y² जो है 5y का स्क्वायर है, माइनस यह जो 40 लिखा है यह 5y × 4x² लिखा है, यानी कि यह सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। तो a क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर 4x² और b क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ से x² निकालेंगे तो 5 × 25, 25 चौको 100, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस y की वैल्यू दिया है 2, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 100 इसका होल स्क्वायर भी होगा, तो यानी कि 100 में से 10 गया 90 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 99 81। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग सलूशन भी देख लीजिए। 8100 जो है इसका आंसर है 90 का स्क्वायर। जिस प्रकार से हम बताए हैं कि इसको 4 कर लिया है, फिर इसको a + 2ab में तोड़ लिया है, तो 4x² - 5 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहीं से किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा देश
ब्रिक्स समूह का जो है सदस्य नहीं है। तो प्रश्न में देखिए पूछा है कि नहीं है। प्रश्न में पूछा गया कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स का जो सदस्य है वह श्रीलंका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीलंका। जिसमें जो है दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, भारत ये भी है, जो कि श्रीलंका जो है नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। प्रश्न में पूछता है कि ब्रिक्स में जो है कितने सदस्य हैं। तो ब्रिक्स में जो है 5 सदस्य होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हैं, जिसमें बी से होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, या से होता है साउथ अफ्रीका। यही 5 देश जो है ब्रिक्स में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो यह करंट का सवाल है, तो फिलहाल में इसका तो आंसर आप लोग जान लीजिए, लेकिन इस समय कोई और हो गए हैं, उसको हम करंट अफेयर की क्लास में हम बता देंगे। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे वो थे गोताबा राजपक्षे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे पी है, तो पी का जो है मान पूछा है। यदि माध्य बराबर जो है 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे पी है, तो पी का मान पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का जो है सिंपल तरीका है कि 2 माध्य बराबर जो होता है वह होता है 3 माध्यिका माइनस बहुलक, यह होता है। तो यहाँ से माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। और प्रश्न में दिया है कि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे पी दिया है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो पी की वैल्यू 2, सीधा आंसर आ जाएगा। पी का मान पूछा है तो पी का मान 2 आ जाएगा। यह जो है फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि यह फार्मूला याद करना पड़ेगा कि 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक, या फिर ये भी याद कर सकते हैं कि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। यहीं से तुलना करने पर पी का मान 2 आ जाएगा। अगर हमारा क्लास जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। अगला प्रश्न है कि 10 सेबों के नमूनों में एक सेब के औसत भार की जो गणना है वह 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाता है, यानी कि जिसमें हम तौल रहे हैं उसमें 20 ग्राम का भार कम दिखाता है। यानी कि जैसे हम अगर कोई भी चीज़ 1 किलो को ले रहे हैं तो वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम 1 किलो के बजाय 980 ग्राम ही तौल रहा है। तो उस नमूने ने एक सेब का जो है सही औसत भार क्या होगा। तो सेब का सही औसत भार पूछा है। तो प्रश्न में जो है 10 सेब का जो है कुल औसत भार सीधे 10 गुणे 104 हो जाए। 10 गुणे 104 क्योंकि एक सेब का जो औसत भार दिया हुआ 104 दिया है, तो 10 सेब का 1040 ग्राम हो जाएगा। 10 सेब के कुल औसत भार में कमी कितनी होगी, चूँकि एक में जो है 20 ग्राम की कमी हो रही है, इसलिए 10 में कितनी होगी तो वह 200 ग्राम की कमी हो जाएगी। तो कुल सही भार कितना हो जाएगा, तो 10,040 का तो उसका कुल भार है, उसमें 200 ग्राम की कमी हो रही है तो 200 ग्राम वो अभी जोड़ेंगे तो 1240 हो जाएगा। औसत निकालना है तो 10 से भाग दे देंगे तो 124 ग्राम हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर सही भार 124 ग्राम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार शुरू किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में
1904 ईस्वी में जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र यानी कि समाचार पत्र शुरू जो है प्रकाशन किया था। और उन्होंने यह हिंदी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं में जो है यह प्रकाशित किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो सकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल मान क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल से इसको निकालेंगे, आइए दिखाते हैं। इसमें दो वृत्त दिया है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 14 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त के जो है घिरे क्षेत्रफल, तो यह एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है। तो इसमें दिया है कि पहले वाले के वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर या पूरी 14 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की 7 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि यह जो भाग है वृत्त का, यह जो घिरा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल है कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि हम बड़े वाले को R1 मान लेते हैं और छोटे वाले को R2 मान लेते हैं। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 हो जाएगा। R1 की वैल्यू जो है, बड़े वाले क्षेत्रफल को हमने 14 सेंटीमीटर माना है क्योंकि वह बड़ा त्रिज्या है। तो R स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 हो जाएगा, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले का 14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह कट पिट कर 616 माइनस 154 आ जाएगा, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह जो घिरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 5m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो m का जो है मान क्या होगा। तो m का मान क्या होगा, तो इन दोनों का जो मौसा होगा वह इसके बराबर होगा। तो इन दोनों का मौसा निकालने के लिए इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे और जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको इसके बराबर कर देंगे और वहाँ से पक्षांतर करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए दिखाते भी हैं। 51 और 85 का मौसन निकालने के लिए 81 का जब 51 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 17 हो जाएगा और 85 का जब करेंगे तो 5 गुणे 17 होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है 17, यानी कि इन दोनों का मौसा जो हो जाएगा 17। यहाँ से 17 बराबर 51m-85 कर देंगे। तो 85 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 17 + 85 बराबर 51m हो जाएगा। तो 17 + 85 बराबर 102 हो जाएगा, 102 बराबर 51m। तो यहाँ से m बराबर 2, यानी कि सही आंसर आ जाएगा m बराबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है √2 और √3 का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा या कितना होगा। तो √2 और √3 का जो गुणनफल हो जाएगा वह हो जाएगा √6। √6 जो है वह कभी कभी परिमेय, तो प्रश्न पूछा कि √6 क्या है। तो √6 जो है कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या है, तो यह ऑप्शन गलत होगा। √6 4 के बराबर होगा, तो 4 के बराबर √6 जो है 4 के बराबर नहीं होगा। पूछा कि यह परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो यह खुद कट जाती, थोड़ा बाहर आ जाती रूट से, और तो इससे क्या होगा कि यह एक √6 जो है अपरिमेय संख्या होगी। ताकि इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या, यानी कि एन इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उन्हें हम जान लीजिए। अपरिमेय संख्याएं जो है वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो √6 को जो है p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए √6 अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का जो है नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी, यानी कि इसका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुआ था, तो वह सन 1917 ईस्वी में कोलकाता में कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो है माध्य पूछा है। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वह होती है कि जो 2 से नहीं कटेंगे उनको विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो कौन कौन सी होगी प्रथम 8, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी विषम प्राकृतिक संख्या है। तो उसमें पूछा है कि इनका माध्य पूछा है, तो माध्य के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़कर बटे 8 कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 64 आएगा, 64 बटे 8 कर देंगे, तो यहाँ से इसका सही आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 64 होता है, 8 गुणे 8 64 होता है, तो इसका सही माध्य 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 जो है कोड से संबंधित है, तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में जो है दिया गया है कि हॉर्स और कैट, इसको लिखा जाता है XYZ, ब्लू इज कैट इज ब्लू, तो इसको लिखा जाता है इतना, ब्लू इज क्लाउड, इसको लिखा जाता है इतना। पेपर में प्रश्न में पूछा है कि ब्लू कैट इज क्लाउड, ब्लू कैट इज क्लाउड को जो है क्या लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन दिखाते हैं। प्रश्न में पूछा है ब्लू कैट इज क्लाउड को क्या लिखा जाता है। तो प्रश्न से पहले हम देखेंगे प्रश्न में क्या क्या कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वह है इज, इज जो है कॉमन है, तो इज कॉमन है, तो इस प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में जेड कॉमन होगा, जेड कॉमन होगा, जेड कॉमन होगा, यानी कि इज की वैल्यू जो है जेड होगी, यानी कि तीसरे नंबर पर इज है, यानी कि तीसरे नंबर पर जेड आना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर जेड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। और भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, कैट कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो टी कॉमन है, कैट की वैल्यू टी हो जाएगी, तो कैट की वैल्यू टी हो गई, तो यहाँ कैट दूसरे नंबर पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर टी होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पर टी यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही नंबर प्रश्न में कैसे टी दिया है, इज का वैल्यू, अच्छा एम भी का, अच्छा यहाँ पर देखिए भाई हम गलती कर दिए, यहाँ पर एम भी कॉमन था, तो इस वजह से हम ध्यान नहीं दिए हैं। देख लीजिए कि पहले वाले में कैट कॉमन है यहाँ पर, यहाँ पर टी कॉमन है, तो कैट की वैल्यू टी हो गई। फिर इन दोनों में इज कॉमन है, तो इन दोनों में जो है यम कॉमन है। फिर इन दोनों में ब्लू कॉमन है, तो इन दोनों में जेड कॉमन है, तो ये सभी वैल्यू रखने पर सही आंसर एक आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न में पूछा है कथन में जो कौन सा निहित नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी धारणा निहित नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया कि कुछ घास हरा है, फिर समस्त हरा लाल है, कुछ घास हरा है, समस्त हरा लाल है। तो प्रश्न में कहा कि कुछ घास हरा है और समस्त हरा जो है लाल है, यानी कि लाल के अंदर है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न में दिया है कि ऑप्शन नंबर 1 ए में है कुछ हरा घास है, कुछ हरा
घास है, यानी कि यह तो ऑप्शन नंबर सी सही बात कह रहा है। फिर समस्त लाल हरा है, तो जो समस्त लाल है यह हरा है, तो यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन संतुष्ट नहीं हो रहा है। फिर प्रश्न पूछा है कुछ घास लाल और हरा है, तो कुछ घास लाल भी है और हरा भी है, यानी कि अभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन चौथा है कि कुछ घास लाल है, कुछ घास जो है लाल है, यह भी सही है। तो इसमें से 3 सही है, एक बी वाला गलत है। तो प्रश्न में पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो वह होगा ऑप्शन बी जो है नहीं होगा, संतुष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप का जो है नाम जुड़ा हुआ है। तो गैलापागोस का जो नाम जुड़ा हुआ है वह द्वीप कौन सा है? वह द्वीप है प्रशांत महासागर के दक्षिण में इंडोवाकोर का जो हिस्सा है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है यदि a प्लस बी का मान 90 अंश, साइन ए का मान 3/5, तो tan b का जो है मान पूछा है। प्रश्न में a प्लस बी का मान 90 अंश दिया, a और b का मान यह a मान लेते हैं, यह b मान लेते हैं। a b का नंबर 90 अंश दिया तो यह ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू पूछा, साइन ए की वैल्यू 3/5 दिया, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो यह 3 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। अब पूछा है tan b का मान, अगर 3 और 5 यह हो गया तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से यह वैल्यू 4 हो जाएगी, या तो फिर आप ट्रिपलेट से याद किए हैं तो इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर आपको यह निकालना है तो निकालने के लिए जो है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 तिरिके 9 बराबर 16 जगह 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो यह 4 हो जाएगा। तब प्रश्न पूछा है tan b का मान, तो यहाँ b का यह है तो tan b का b बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि 4/3। 4/3 किस में है तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न में देखिए यह दिया है कि a प्लस बी का मान 90, तो तीसरा कोड क्या होता है ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाया, तो समकोण तो b की वैल्यू यह है, a की वैल्यू है 3 दी, तो साइन b दिया है, तो साइन b जो है 3/5 हो गया है, तो यह 4 आ गया। पाइथागोरस से आधार 4 आ गया, तो tan b का मान पूछा है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 4/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है भारत सरकार की जो है किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि जो BPL कार्ड धारक हैं परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है। तो अब भारत सरकार के किस गरीबी के अंतर्गत आता है, तो आता है उज्ज्वला कार्यक्रम के दौरान। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जो कार्ड धारक है उनको यह स्कीम लागू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक कौन है। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वह राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इसी से संबंधित और भी पुस्तकें हैं जिनके लेखक पेपर में पूछते रहते हैं। तो देखिए इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो कि इस बार पूछा था राजेंद्र प्रसाद हैं। उसी प्रकार से डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अगला है कि इंडियन फिलॉसफी के जो लेखक हैं वह डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इंडियन फिलॉसफी के। इसी प्रकार मदर इंडिया के लेखक कौन है,
मदर इंडिया के लेखक जो हैं वह कैथरीन मेयो हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। इसी प्रकार से इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? तो वह है अबुल कलाम आज़ाद। यह अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से जो है एक प्रश्न जरूर बनेगा इस बार, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से जिन्हें सम्मानित किया गया था उनका नाम था जॉन फर्नांडीज, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज फर्नांडीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है 16 और 40 का तृतीयानुपाती पूछा है। तो तृतीयानुपाती जो होता है वह होता है √AB। तृतीयानुपाती अगर जो होता है वो होता है B² बराबर C² बराबर √AB। या तो फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 16 40, तो यह भी 40 होता है या यक्स हो जाता है, क्योंकि तृतीयानुपाती पूछा है। तो यहाँ से 16 गुणे यक्स इसका इंटू 14 गुणे 40 गुणे 40 यह करते हैं। तो 16 गुणे यक्स बराबर 40 गुणे 40, तो यक्स बराबर 100 आ जाएगा। या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं B² बराबर √AB, यानी B बराबर √AB, B² बराबर √AC, गलत A भी बोले AC होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किसे सुपर नेटवर्क या फिर मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट को जो है सुपर नेटवर्क या फिर मेटा नेटवर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। प्रश्न में यह पूछता है कि स्वतंत्रता से पहले अस्थायी जो है अध्यक्ष जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ रहा है, जैसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्वतंत्रता के बाद अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, अस्थायी अध्यक्ष में जो है अस्थायी अध्यक्ष में जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रश्न में यह तीनों में से घुमा के पूछता है, इसमें से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हुआ करिए। प्रश्न में अगर पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है जिसमें 4 विकल्प दिए हैं, 3 एक प्रकार समान है और एक असंगत है, मतलब समान नहीं है, तो उसको छांटना है। तो इस ऑप्शन में पाई का मान √3 0.45, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा होगा? तो इसको देख लेते हैं। पाई दिया, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, और √3 भी अपरिमेय संख्या है। और यह ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यह भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 0.45 के ऊपर इसको हम बार पढ़ते हैं। ये जो ऊपर किया गया है इसको बार पढ़ा जाता है। तो बार का मतलब होता है /99, तो 45/99 हो जाएगा, यानी कि 5/11। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या तीनों में से अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। तो वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ जो किया गया था वह किनको किया गया था। तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत जो है 2015 में शुरू किया गया था। इसमें जो है 100 रुपया से लेकर 5000 तक जो है पेंशन दी जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का जो डिज़ाइन किस वास्तुकार ने जो है तैयार किया था, यानी कि किसने तैयार किया था। तो नई इंडिया में स्थित जो है इंडिया गेट का जो डिज़ाइन तैयार किया था वह एडविन लुटियंस ने। यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पेपर में बार बार रिपीट करता है, यानी कि बार बार दोहराता है। तो इंडिया गेट का जो डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो वह एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इसके यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रमुख जो ऐतिहासिक स्थल है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रश्न जो पूछता है तो उसमें देख लेते हैं कि कलकत्ता का जो कौन तैयार किया था उसका, तो वह जॉब चार्नॉक। इंडिया गेट का जो किसने किया था, सर एडविन लुटियंस, जो कि पूछा है। संसद भवन का जो है कौन किया था, तो हर्बर्ट बेकर। उसी प्रकार चंडीगढ़ राज्य का जो कौन किया था, तो ली कार्बूसियस। उसी प्रकार राष्ट्रपति भवन, तो उसका सर एडविन लुटियंस। इन दोनों का, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, इन दोनों का सर एडविन लुटियंस ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के जो कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में, यानी कि कितने जो है सुरक्षा बल में जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है वह कार्यरत में है। तो 2020 तक पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 जो है नाभिकीय संयंत्र शामिल है, जिसमें कि 22 कुल इकाई संचालन, जिसमें से 7 इस समय संचालन में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, √3 + √11 का होल स्क्वायर जो है यह क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 + √11 को होल स्क्वायर, तो जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर करने पर 3 आ जाएगा, √11 का 11 आ जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 a का वैल्यू √3, b का वैल्यू √11। a + b का होल स्क्वायर तोड़ा तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यह आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 11 3 14 आ जाएगा, और यह 2 √11 3 33। तो यह 14 + 2 √33 आ जाएगा। तो 14 + 2 √33 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए यह जो प्रश्न पूछा गया √3 + √11 का होल स्क्वायर, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है कि होमो सेपियंस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था। होमो सेपियंस का जो नामकरण है, यानी कि होमो सेपियंस किसके द्वारा नाम दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी लीनियस के द्वारा जो है होमो सेपियंस का जो है नाम दिया गया था, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार संबंधित और भी वैज्ञानिक नाम है, आधुनिक मानव वैज्ञानिक नाम है, तो किनके द्वारा दिया गया था, तो देख लेते हैं। तो मानव को जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वह होता है होमो सेपियंस। मानव को पेपर में पूछता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, या फिर पूछता है होमो सेपियंस का जो है साधारण नाम क्या है, तो वह होगा मानव। इसी प्रकार से बिल्ली का, तो बिल्ली क्या होगा, फेलिस कैटस। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होगा वह होगा फेलिस
कैटस। इसी प्रकार से मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम होगा राना टिग्रिना। इसको याद करने का भी सिंपल तरीका है कि अगर मानव का पूछा है तो मानव में होम किसका होता है? तो मानव का होता है, यानी कि आदमी लोगों का जो होम होता है, तो यह मानव होमोसेपियंस हो जाएगा। बिल्ली पूछा है तो बिल्ली का जो याद करने का है कि फेलिस कैटस, तो यहाँ पर दिया है कैट मतलब है बिल्ली, यानी कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होगा फेलिस कैटस। इसी प्रकार से मेढक का होता है राना टिग्रिना। तो मेढक जो है ट्री बारिश के मौसम में ट्री करते हैं, टर करते हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होगा राना टिग्रिना। इसी प्रकार से सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होगा ब्रेसिका कम्पेट्रिस, यानी कि सरसों से जो है हम तेल निकालते हैं, तो गांव में जो उसको ब्रेसिका कहा जाता है। तो सरसों का जो है वैज्ञानिक नाम होगा ब्रेसिका कम्पेट्रिस। इसी प्रकार से धान का जो होगा ओराइजा सटाइवा, यानी कि धान का जो वैज्ञानिक नाम होगा ओराइजा सटाइवा। इसी प्रकार से गेहूं का वैज्ञानिक नाम होगा टिट्रिकम एस्ट्रिवम। इसी प्रकार से आम का वैज्ञानिक नाम जो होगा मैगीफेरा इंडिया। आम का जो वैज्ञानिक नाम होगा मैगीफेरा इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय किस शहर में है? तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार पेपर में रिपीट करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वह किस शहर में स्थित है? तो वह लॉस बनोस में स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस बनोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है √7 + √9 × √7 - √9 किसके बराबर होगा? तो यह सीधा a + b × a - b लिखा गया। तो a + b × a - b का जो फार्मूला होता है वह सीधा होता है a + b × a - b। यह किसके बराबर होता है? तो यह होता है a² - b²। यह फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यह a + b × a - इसका होगा a² - b²। तो a² का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, तो यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस √9 में रूट हटेगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 - 9 हो जाएगा। तो 7 - 9 बराबर कितना आएगा? तो आएगा -2, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है प्रश्न नंबर 34 पूछा गया कि यह जो तालिका दिया गया इस तालिका में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तालिका में दिया गया कि 21 × 2 यानी कि 42 किया गया, 42 दूनी 84 किया गया, 9 दूनी 18 किया गया, इसी प्रकार से किया गया। तो आइए तालिका देख लेते हैं। तो यही तालिका है कि यह 21 दूनी 42 किया गया, यानी कि इसमें 2 का गुणा किया गया तो यह 42 आ गया, फिर 42 में 2 का गुणा किया गया तो 84 आ गया। इसी प्रकार से 9 में 2 का गुणा किया गया, 9 दूनी 18, 18 में 2 का गुणा किया गया तो 18 दूनी 36 आ गया। तो इसी प्रकार से 18 में जो 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी या 36 आ जाएगा, और 36 दूनी 72, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है वह सीधा नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है वह
नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुस्थल यानी कि स्ट्रेट अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो कौन सा जल मरुस्थल जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो वह जल मरुस्थल जो है वह है मैगेलन जल मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया रहा होगा तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दिएगा। कोई सवाल हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर कोई डाउट हो या कोई और बुक का जो है सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इससे जो है हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम आप लोगों की आवश्यकताओं को जो है पूरा करने का जो है पूरा प्रयास किया करेंगे। अगर पढ़ाने में जैसे कोई आज वैसे तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए सही से नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है? 3/8 का जो दशमलव प्रसार होगा यानी कि 3 में 8 का भाग देंगे तो वह कितने अंक दशमलव के कितने अंक बाद कट जाएगा? 3/8 को जब भाग देंगे तो आएगा 0.375, यानी कि दशमलव के 3 अंक के बाद यह कट जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का जो है नाम बताइए। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह थे जीवी मावलंकर, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीवी मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे। और जो 17वीं इस बार हुए हैं वह ओम बिरला हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की जो है 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी? तो यह सिंपल इंटरेस्ट का जो था SI और CI का सवाल है, यह सिंपल ही प्रश्न है। इसका सीधा फार्मूला होता है कि मूलधन दिया है 1600 रुपये, रेट यानी कि दर दिया है 15%, मिश्र धन दिया है यानी कि ए की वैल्यू दिया है 2116। तो एक फार्मूला होता है सीधा कि ए बराबर P 1 + R/100⁴n। यहाँ पर जो ए होता है वह मिश्र धन होता है, P जो है वह मूलधन होता है, R जो है रेट होता है, दर होता है और n जो है समय होता है। तो प्रश्न ने पूछा कि कितने समय बाद, तो यहाँ से ए की वैल्यू रख देंगे तो 2116, P की वैल्यू यहाँ से इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 1600 रुपये की वैल्यू 1 + रेट की वैल्यू 15 दिया, 15/100 यह हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 529/400, यानी कि जब इसको काटेंगे 5 × 15, 5 × 15 5 या 20, यानी कि जब ये देंगे 20 20 3 23/20। तो यहाँ से जो 529 है सीधा 23 का स्क्वायर है और 400 जो है 20 का स्क्वायर है, तो ये 23/20 का होल स्क्वायर कर देंगे या 23/20 की पावर n है। तो यहाँ से तुलना करेंगे यानी कंपेरिजन करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो n बराबर 2 वर्ष। प्रश्न पूछा कितने वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जो है वह 2116 हो जाएगी, यानी कि सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? इसमें से पूछा कि कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो WPS यह ऑफिस पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 यह भी ऑफिस पैकेज है, लिब्रे यह भी ऑफिस पैकेज है, जबकि क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज नहीं है। तो प्रश्न में पूछा कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वह क्वांटम नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वांटम। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में पूछा कितने त्रिभुज हैं, तो गिनना है। तो देख लेते हैं सीधा यह एक त्रिभुजिया हो जाएगा, एक त्रिभुजिया हो जाएगा, एक त्रिभुज यह 3 और यह एक 4 तो ऐसे सीधा दिख रहे हैं। उसके बाद 4 सीधा दिख रहे हैं। अब इसके बाद जब इसको अगर हम आधार लेंगे तो इस आधार से 2 त्रिभुज बनते हैं। एक तो यह त्रिभुज बनेगा
और एक यह त्रिभुज बनेगा। तो 4 2 6 हो गए। कितने हो गए? 6 त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको हम आधार लेंगे तो इसको आधार लेने पर एक यह त्रिभुज बनेगा और एक यह त्रिभुज बनेगा। टोटल कितने हो गए? 6 2 8, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 8। कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 8 बनेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, एक यह हो गए 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ऐसे हो गए सीधा सीधा। उसके बाद जब इसको हम केंद्र मानेंगे यानी कि आधार मानेंगे तो इससे 2 त्रिभुज बनेंगे। एक तो यह वाला त्रिभुज बन जाएगा और एक यह वाला त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि 4 2 6 हो गए। उसके बाद जब हम इसको आधार मानेंगे तो इस आधार से 2 त्रिभुज बनेंगे। एक तो यह वाला त्रिभुज बनेगा और एक यह वाला त्रिभुज बनेगा, यानी कि 6 2 8, यानी कि इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है किस चीज़ के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को जो दिया गया था? तो वह दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत का जो है इन्होंने निर्माण किया था यानी खोज किए थे, उसके लिए जो है इन्हें सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से जो कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायंस का जो है आवास है? कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों का आवास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गिर। गिर जो है एशियाई शेरों का जो है आवास है, भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है तो यानी कि किसको b² - 4ac बराबर जो 0 नहीं होगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और दूसरा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जिसमें उसको सॉल्व करने पर एक द्विघात समीकरण के रूप में यानी कि 2 घात के रूप में न आए। तो चारों ऑप्शनों को रख कर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं तो 2m² + 3m बराबर m² + 1। तो m² यहाँ से ले आएंगे तो m² + 3m - 1, यानी कि द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी भी है। सी को जब इस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं तो सी का मान x + 12 बराबर 0 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी यह क्यूब वाला कट जाएगा तो 2 घात m² के रूप में आएगा, तो यानी कि द्विघात समीकरण जो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में 2 घात के रूप में नहीं आया है, यानी कि यहाँ से द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन जो सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, कथन दिया गया। कथन क्या है? सभी विस्फोटक ध्वनि है, कुछ बम जो है विशेषकर ध्वनि है, और कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है। कुछ बम ऐसे हैं जो कुछ प्रकाश जो है ऐसे हैं जो बम है लेकिन ध्वनि नहीं है। तो इसको जो है जब बनाएंगे वे आरेख पर जो जब बनाएंगे तो यह सीधा सीधा इसी प्रकार आएगा कि जो सभी विस्फोटक हैं वह ध्वनि है, और कुछ ध्वनि जो है बम है, और कुछ बम जो है प्रकाश हैं लेकिन ध्वनि नहीं है। तो प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में कि कुछ ध्वनियाँ केवल बम है, यह सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, यदि 10 कमीज का जो मूल्य 8 कमीज के जो विक्रय मूल्य 10 कमीज का क्रय मूल्य
8 खनिज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये जो ही में ऐसे किया है, यह सिंपल इसका है कि यहाँ से 10 कमीज का जो है CP यानी कि क्रय मूल्य जो है 8 कमीज के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। 10 कमीज का जो CP है 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से SP को जब इधर लाएंगे तो यह SP यहाँ हो जाएगा और 10 को यहाँ ले जाएंगे तो 10 8/10 यहाँ हो जाएगा, यानी कि CP बटे SP बराबर 8/10, यानी कि CP बटे SP बराबर 8/10, यानी कि 8 की वैल्यू 10 में बेचा गया है, यानी कि 2 का लाभ हुआ है। किस पे? 8 पे गुणे 100, तो 2 को 8 यानी कि 25% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, एकदम शॉर्ट ट्रिक, यानी कि इसका सही आंसर होगा 25%। नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या बहुत ही लंबा होता है कि इसका मान माने या फिर इसको मान कर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में दिया है इसको जो है इतना लिखा जाता है, इसको इतना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? तो इसका सलूशन है सीधा सीधा, प्रश्न में जो है दिया है यस को जो है यस की जो वैल्यू होती है वो 19 होती है, टी की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 25, एल की वैल्यू 12, ई की वैल्यू 5। यह टोटल जोड़ने पर 20 20 40, 10 50, 10 60, 10 70, 81 तो नहीं आ रहा है, 20 20 40, 10 50, 10 60, 10 70, 89 ही आ रहा है। इस प्रकार से इसको देखते हैं, 1 18 18 9, ये सब जोड़ने पर 81 81 81 आ रहा है, ये तीनों 81 आ रहा है। उसी प्रकार से क्रैक को जब जोड़ेंगे 3 18 1 3 11 जोड़ने पर कितना आएगा? तो यह 36 भी नहीं आएगा, यह 36 दिया है, यह 36 लाने के लिए राइट कैसे? 18 + 9 + 4 + 5, 5 4 9 9 9 18, 18 दूनी 36 आ गया। अच्छा, इनको भी जोड़ने पर 36 आ जा रहा है, सही से है। इन सभी को जोड़ने के बाद 36 कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे 41 को जोड़ने पर 81 आ रहा है, एराइवल को भी जोड़ने पर 81 आ रहा है, क्रैक को जोड़ने पर 36 आ रहा है, तो क्या जोड़ने पर 36 आएगा? तो राइट को जोड़ने पर जो है 36 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में पूछा है कि 0.23 के पावर बार दिया है, एक जो है क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0.23 को 23/99 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो मान होगा वो या जो एक परिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेर पांचाली के लेखक जो है कौन है? तो पथेर पांचाली के जो लेखक हैं वह है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। पथेर पांचाली के लिए जो लेखक हैं वह है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है कथन और कारण से, अभिकथन और कारण से। तो कथन है कि पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं, या एक कथन है कि पेड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के जो है विरुद्ध बढ़ते हैं, और इसका कारण कि प्रकृति जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है। तो यह गलत ऑप्शन है, आर जो है गलत है, ए सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा
ए तो जो है सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि प्रकृति जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मानती है, इसमें करा नहीं मानती है, तो गलत है। और जो अभिकथन है वह सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए यहीं तक। अगला पार्ट जो है इस क्लास का, क्लास नंबर 12 का जो पार्ट 2 हम बना दिए हैं, तो जो लोग भी यहाँ तक देख चुके हैं वह इसके बाद जाकर पार्ट 2 करके बना दिए हैं। 12 पार्ट 2, 12 करके पार्ट 2 है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो जाती है, इसीलिए हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है। और जो क्लास भी हम रेगुलर नहीं कर पाए थे उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। कुछ जो है स्वास्थ्य सही नहीं था, यही कारण था। अगर इसी प्रकार से आप लोग को डेली क्लास चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।